हाय एस्पिरेंट्स। तो आज हम अपने ऑल स्टेट जुडिशियरी प्रिपरेशन में पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा विच इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस या पोस्ट, ठीक है, डेजिग्नेशन बेसिकली। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशियरी गोल्ड एंड माय नेम इज अंकिता तोमर। और स्टार्ट करते हैं अपन अपनी फटाफट से ऑल स्टेट की प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक्स क्या है। जब भी हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, तो कौन कौन सी चीजें हमको याद रखनी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद में वी हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो आपका आर्टिकल 280 में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको एनसीएससी पढ़ना है विच इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, देन वी हैव यूपीएससी विच इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड देन वी हैव स्टेट पीएससी विच इज एसपीएससी विच इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास में सारे के सारे टॉपिक्स है पढ़ने के लिए आज, और फटाफट से इसको अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत क्विकली खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं बेसिकली, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि भारत सरकार का या आप भारत देश का एक तरीके से जो अटॉर्नी है या जो वकील है, somebody who has to advise, who has to give a legal advice to the country is called the attorney general of India, है ना। he is the biggest law officer in the country at present। कौन से पोस्ट में आर्टिकल में दिया हुआ है इनका पोजीशन 76 में, है ना, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट फॉर्म करता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 देखोगे तो वहां पर यूनियन में जो एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन है उसके अंदर आपका ये आर्टिकल फॉलो होता है। लास्ट आर्टिकल है ना, 52 से शुरू होते हैं आपके यूनियन में एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स और 76 पे खत्म हो जाते हैं। तो ये लास्ट बंदा वही है, ठीक है। देन ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये ऑफिस कैसे होल्ड करते हैं। ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही हैज ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ एन एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह वो क्या कर सकते हैं, उनको इम्यूनिटीज मिली हुई है, वो लोकसभा राज्यसभा की जाकर के मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई पार्लियामेंट की कमिटी बनी है उस कमिटी में भी जाकर के बैठ सकते हैं ऑडियंस के तौर पर। देन ही हैज राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स। भारत के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब कोर्ट्स के अंदर इनके पास में क्या है, ऑडियंस की पावर है, यानी कि हर कोर्ट की सुनवाई सुन सकते हैं जाकर के, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में उसको बेसिकली उसको सामने बैठ करके विजिट कर सकते हैं। ही कैन अटेंड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बट कैन नॉट वोट, ठीक है। इनको लोकसभा राज्यसभा में पार्टिसिपेट करने की पावर दी गई है, लेकिन इनको वोटिंग की पावर नहीं दी गई है। वोट नहीं डाल सकते हैं, ये सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अब हम इससे। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दिया हुआ है, और ये स्टेट के एग्जीक्यूटिव वाले पोर्शन का लास्ट आर्टिकल है, ठीक है। अब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या होता है। जैसे हम और आप अपने लिए सीए रखते हैं, वैसे भारत देश का आप कह सकते हो कि जो ऑडिटर है, जो सीए है, वो है आपके कैग या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, या फिर लोग सीएजी भी बोलते हैं, विच एवर इज कंफर्टेबल यू कैन कॉल इट, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पता होना चाहिए कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है पूरा नाम। क्लियर। Now, he holds the office for a period of 6 years and और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। जब तक या तो 65 साल की उम्र हो जाए या फिर 6 साल का टर्म पूरा हो जाए, दोनों में से किसी की एक की पूर्ति पर क्या होता है, इनको रिजाइन दे, मतलब इनका टेन्योर खत्म हो जाता है, ठीक है। सो विच एवर इज अर्लियर, जब भी अगर 6 साल पहले पूरे हो गए तो आप रिजाइन दे, मतलब तो आपको मान लिया जाएगा कि आपकी सर्विसेज खत्म हो गया, आपका टेन्योर टर्म खत्म हो गया। या फिर अगर आप 6 साल से पहले ही 65 साल के हो गए तो आपका टर्म वहीं पर 65 साल की उम्र में आपका रिटायरमेंट आ जाता है, ठीक है। रिमूवल इज सेम एज अ जज एज द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है वैसे ही कैग का भी रिमूवल होता है, ठीक है। ऑडिट्स अकाउंट। अब फंक्शन क्या करते हैं, ही ऑडिट्स द अकाउंट कंसर्न विद द कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। तो जितना भी पैसे का, जितना भी बेसिकली आपका फंड्स है, जितने भी उनके पैसों का जो भी लेन देन है, जो भी अकाउंट्स का काम है, वो सब ये व्यक्ति जो है वो देखते हैं। ही हैज एडवाइजरी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स टू द कंट्रीज प्रेसिडेंट। साथ में प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करती है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके एक लीगल एडवाइजर है, वैसे ही आप कह सकते हो कि इनके एक फाइनेंशियल एडवाइजर है पूरे के पूरे देश के। कौन लेता है इनसे एडवाइस, प्रेसिडेंट साहब लेते हैं इनसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर्स याद रखना है इनके, प्री में कई बार पूछ लिए जाते हैं। फिर आएंगे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। इलेक्शन कमीशन रिसेंटली बहुत डिस्कशन में रहा है एंड इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको अब कंपोजिशन क्या होता है देखना है एक बार। किसी भी इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और साथ में अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप और इलेक्शन कमिश्नर्स रखें, आपको लगता है तो रख सकते हैं, नहीं रखना तो नहीं रख सकते, ठीक है। दोनों चीजों का ऑप्शन होता है, ठीक है। और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर रखने वो कौन डिसाइड करेगा, आपस में कोर्ट और ये सब मिलकर गवर्नमेंट, सेंटर की गवर्नमेंट, आपका प्रेसिडेंट साहब, ये लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं। प्रेजेंटली फॉर 6 इनका जो टेन्योर है वो कितना है, 6 साल या फिर 65 साल। रिटायरमेंट की एज
65 साल, और आपका टेन्योर 6 इयर्स। तो इनमें से दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद में क्या हो जाएंगे, ऑफिस को इनको छोड़ना पड़ेगा। कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, क्या फंक्शन है इनका, ही इज फंक्शन इज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। भारत के अंदर जितने भी इलेक्शन हो वो कैसे हो, फ्री हो, फेयर हो, उनमें कोई बायस ना हो, किस तरीके की धांधली ना हो, ये सब चीजें देखना इनका काम है। जब भी हम देखते हैं ना कि आपका आचार संहिता लग गई है, ये सब किसके इंस्ट्रक्शंस है, आपके ईसीआई के, ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। देन पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करना भी इन्हीं का काम है, और इलेक्शंस को कंडक्ट करना और इलेक्शंस को देखना, ओवरसीइंग द इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस को सुपरिटेंड करना और इलेक्शन को प्रॉपरली इस तरीके से देखना कि कहीं कुछ इसमें गलत तो नहीं हुआ, कहीं कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं हुई, फ्रॉड तो नहीं, ये सब कुछ काम किसका है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। यानी कि बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा काम है आपका किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। फिर आते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पे। आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, and there is one chairman and 4 other members in the finance commission, decides the basis of sharing decides the basis for sharing the divisible taxes by the center and the state। ये क्या बताता है आपको, सबसे पहले फाइनेंस कमीशन का काम होता है स्टेटमेंट एक बनाना, एक एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ठीक है, जिसे हम बजट भी कहते हैं ऑफन। तो ये सब कुछ काम बनाना करना किसका काम है, आपके फाइनेंस कमीशन का काम है। यही साथ में बताता है कि क्या टैक्सेस हैं, किसको मिलेंगे, किसके ऊपर लेवी किए जाएंगे, किस मात्रा में लेवी किए जाएंगे, ठीक है। एनी मैटर इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंसेस कैन बी रेफर टू द प्रेसिडेंट। अगर इनको कोई भी लगता है कि ये चीज के ऊपर ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट में फॉल होता है कंट्री के, तो वहां पर फाइनेंस कमीशन क्या करता है, आकर के प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस देता है, प्रेसिडेंट साहब जाके इनसे एडवाइस ले सकते हैं। इवैल्यूएट्स द राइज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट इन ऑर्डर टू अफेक्स द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। इनका काम क्या है, ये देखते रहना कि भाई आपके पास में कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं, कितने रिसोर्सेज है, कितने रिसोर्सेज नहीं है, कितना एक्सपेंसेस हुआ एनुअली, कितने आपके इनकम हुई एनुअली, एवरीथिंग इज फाइनेंस कमीशन काम, ठीक है। नाउ फाइनेंस कमीशन हैज द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। आगे बढ़ेंगे। 338 बात करता है आपका किस चीज के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। एंड आर्टिकल 338 में ये दिया हुआ है, जिसको 89th अमेंडमेंट 2003 में ऐड किया गया था। इसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, हु आर ऑल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो और कोई इनका इलेक्शन का तरीका नहीं है। 3 साल का इनका टेन्योर होता है, और ये नेचर में कैसी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। काम क्या है इसका, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द शेड्यूल कास्ट। इनको क्या करना होता है, एनुअली एक रिपोर्ट बनानी होती है और प्रेसिडेंट साहब को सबमिट करनी होती है अबाउट कि क्या स्कीम्स बनी थी एससी एसटीज के लिए, क्या स्कीम्स का उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, ये सब कुछ देखना काम किसका है, आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस का काम है ये बेसिकली, ठीक है। तीनों के लिए सेम बात है, जो माइनर डिफरेंस है वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो ये सारा काम देखना है किसका, इनका काम है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये एक रिपोर्ट बनाते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट फर्दर वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करते हैं, ठीक है, ताकि उसके ऊपर और एलॉबरेट डिस्कशन हो पाए, क्या लॉ बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, वो सब चीजें वहां पर तय हो पाए। एंड इट ऑल्सो हैज द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर भी सेम चीज है, बस एक चीज याद रख लेना, 338A है आपका आर्टिकल नंबर, 89th अमेंडमेंट से ही ये भी ऐड हुआ है। फिर है आपका नेशनल कमीशन, जो 338B के अंदर दिया हुआ है, और 102nd अमेंडमेंट 2017 से ऐड हुआ है ये, ठीक है। तो एक चीज ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर हाँ बाकी सब चीजें सेम है। फिर आते हैं यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर। देखो यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होते हैं, यूपीएससी जिसको हम जनरली बोलते हैं, जो आपका यूपीएससी का एग्जाम कराता है, ठीक है, आईपीएस के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस के लिए, आईआरएस के लिए, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इन सबके एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, आपका यूपीएससी कंडक्ट करता है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक आपके जो है ये सारे के सारे डिस्कशन में आएंगे। 9 से 11 मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के अंदर, और यूपीएससी प्रेजेंटली कितना टेनर होता है, टर्म 6 इयर्स का या फिर 65 साल, दोनों में से जो भी पहले आ जाए। और स्टेट पीएससी के लिए या तो 6 साल या फिर 62 साल की उम्र, तो यहाँ पर अर्ली रिटायरमेंट एज है। यूपीएससी चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर अ सेकंड टर्म। कोई भी यूपीएससी चेयरमैन अगर एक बार चेयरमैन रह चुका है तो वो दूसरी टर्म के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से कैग भी एक बार अगर कैग बन गया दोबारा री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है ना।
other members are eligible only for appointment within the SPSC और यूपीएससी। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं, क्योंकि हमने क्या बात करी, एक चेयरपर्सन होगा और बाकी मेंबर्स होंगे, तो वो जो चेयरपर्सन है यूपीएससी का, वो कभी भी किसी और जगह पर जाने के लिए नहीं होगा, क्योंकि भाई सुप्रीम अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, अब उसकी जगह किसी और छोटे ऑफिस को नहीं जा सकता। लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं वो स्टेट पीएससी का प्रेसिडेंट चेयरपर्सन भी बन सकते हैं और यूपीएससी का मेंबर भी बन सकते हैं, ठीक है। और अगर स्टेट पीएससी के मैं चेयरमैन की बात करूं, तो स्टेट पीएससी का चेयरमैन यूपीएससी का मेंबर या यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, स्टेट किसी और स्टेट का मेंबर नहीं बन सकता। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज एंड सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज, सेंट्रल सर्विसेज एंड एडवाइजरी पावर्स, ये सब क्या है, इसका काम है बेसिकली आपके यूपीएससी का और स्टेट पीएससी का। मूविंग फॉरवर्ड, अब चलते हैं आर्टिकल 310 के ऊपर। आर्टिकल 310 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करता है, विच इज कॉल्ड दी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्यों बोलते हैं इसे हम? क्योंकि देखो यहाँ क्या कहता है, एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ डिफेंस सर्विसेज और ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन और ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज और होल्ड्स एनी पोस्ट कनेक्टेड विद द डिफेंस or any civil post under the union holds office during the pleasure of the president, and every person who is a member of the civil services of the state holds the post under the pleasure of द गवर्नर, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि सेंटर की, यूनियन की जितने भी जॉब प्रोफाइल्स हैं, उन सब में जो भी कोई व्यक्ति अगर उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है, तो वो कब होल्ड किसके प्लेजर पे? प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होल्ड करता है, और आपके स्टेट का गवर्नर के प्लेजर पे होल्ड करता है। दैट इज वाइट, यहाँ पर हम एक चीज पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, कि इन लोगों का रिमूवल जो है ना, इन लोगों का रिमूवल इनके मिसकंडक्ट पे प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। दे वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, देयरफॉर दे कैन बी रिमूव्ड व्हेनेवर द प्रेसिडेंट फाइंड्स देम अनफिट, है ना, और फाइंड्स देम टू बी एलिजिबल फॉर द रिप्लेसमेंट। क्लियर? अब उसके बाद में है आपका डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन इन रैंक। आर्टिकल 311 वापस एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। क्या कहता है ये आर्टिकल आपका 311? ये कहता है नो पर्सन हु इज अ मेंबर। अब ये तो कह दिया आपने कि वहां पर अगर किसी ने भी इनको निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? भाई आपका प्रेसिडेंट जो है या गवर्नर जो है वो इनको निकाल सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाई इनको भी तो अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। आर्टिकल 311 इसी पावर को प्रेसिडेंट और गवर्नर की थोड़ा सा रिड्यूस करता है। क्या कहता है? नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और all India services or a civil service of the state or hold civil post under the union or the state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that, ठीक है ना। तो उनको सबॉर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, और ना ही उनका जिस अथॉरिटी ने उन्हें अपॉइंट किया उस अथॉरिटी से नीचे वाली अथॉरिटी इन्हें क्या नहीं कर सकती? रिमूव नहीं कर सकती है। और साथ में जब भी इनके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी चलेगी तो इनको बिना सुने, ठीक है, इनको बिना सुने कभी भी इनके अगेंस्ट डिसाइड नहीं किया जाएगा। हमेशा इनकी भी बात सुनी जाएगी, इनको भी ग्राउंड दिया, इनको भी मौका दिया जाएगा कि अपने आप को डिफेंड कर लें, एंड ओनली आफ्टर दे हैव डिफेंडेड द चार्जेस दैट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन देम दे कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। चलो आर्टिकल आर्टिकल 312 बताता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, विच सेज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन चैप्टर 6 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द और पार्ट 11 ऑफ द if the Indian Council if the Council of States has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary and expedient in the national interest to do so, Parliament may by law provide for the creation of one or more all India services इंक्लूडिंग एंड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कॉमन टू यूनियंस एंड द स्टेट्स। लेकिन यहाँ क्या करना है, बस आप चाहे तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप भारत आजाद हुआ था तो हमारे पास ऑलरेडी आपका आईएएस की सर्विस थी, वो ऑल इंडिया सर्विस है, आईपीएस की भर्ती थी, वो ऑल इंडिया सर्विसेज थी, लेकिन जुडिशरी के लिए कभी ऐसा कुछ आया नहीं। तो यहाँ पर ये यही कहता है कि अगर आप किसी और मैटर में भी चाहते हो कि या कोई और रिक्रूटमेंट भी चाहते हो अगर आप, कि वो ऑल इंडिया लेवल पर एक साथ हो जाए सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू या सिंगल बॉडी के थ्रू, तो वो किया जा सकता है, बशर्ते आपको क्या करना है, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड देन इट कैन बी डन, ठीक है। चलो यही है यहाँ पर ये सारी बातें, और इसी के साथ में आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स को, ठीक है। चलो बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।